हाँ जी, सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। उन्हें आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो के अंदर अपन ने अपने चर्चा की थी जनन तंत्र के बारे में और जनन तंत्र की हमने परिभाषा देखी थी। लैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन क्या होता है, इसके अलावा किशोर अवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आओ विद्यार्थियों, आज अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं नर जनन तंत्र के बारे में। नर जनन तंत्र, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं लैंगिक जनन के बारे में, और जब लैंगिक जनन के बारे में पढ़ते हैं, मनुष्य में लैंगिक जनन, हेडिंग डाल देता हूं, मनुष्य में लैंगिक जनन। तो जब इनको पढ़ते हैं भाई, तो अपने सबसे पहले यहां पे पढ़ाई स्टार्ट करते हैं नर जनन तंत्र के बारे में, क्योंकि लैंगिक जनन का मतलब ही क्या होता है, नर और मादा युग्मकों का संलयन। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं यहाँ पे नर जनन तंत्र के बारे में। नर जनन तंत्र में जितने भी जननिक अंग होते हैं उनको अपन तीन भागों में बांटते हैं भाई। प्राथमिक जनन अंग, और दूसरा है द्वितीयक जनन अंग, द्वितीयक जनन अंग, और तीसरा है भाई सहायक जनन अंग। प्यारे विद्यार्थियों, आपकी रीट की एग्जाम जो है वो फिक्स हो चुकी है, तो आप सभी से मेरा निवेदन यही है कि अपनी इस तैयारी को सुनिश्चित कीजिए और बढ़िया शानदार तरीके से तैयारी कीजिए, क्योंकि थर्ड ग्रेड की वैकेंसी अपना इंतजार कर रही है। तो सबसे पहले अपने को रीट पास करनी होगी, और अपनी रीट जो है वो चंद महीने बाकी और है अपने पास में। उसके लिए आप लोगों को अपने दिन और रात एक करके तैयारी को और बेहतरीन करना होगा। अगर आपको साइंस की और भी क्लासेस देखनी है तो आप लोग पिछले वीडियोस में प्लेलिस्ट में जाकर के अपने साइंस के जो बायोलॉजी के टॉपिक्स हैं उनको लगभग 4-5 टॉपिक अपने हो चुके हैं भाई। ठीक है, प्राथमिक जननांग की बात करके चले तो प्राथमिक जननांग होते हैं वर्षण, द्वितीयक जननांग होते हैं यहां पे अधिवर्षण। अधिवर्षण देखेंगे भैया, अभी भी अधिवर्षण क्या होता है, शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिका, और बात कर लेते हैं सेशन। ठीक है प्यारे मित्रों, जुड़े रहो, हम और बेहतरीन तरीके से इस टॉपिक को तैयार करते हैं। सहायक ग्रंथियों में आती है काउपर ग्रंथि, काउपर ग्रंथि। दूसरी होती है भाई प्रोस्टेट ग्रंथि, और तीसरी होती है शुक्राशय ग्रंथि। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपने सामने सहायक 3 प्रकार की ग्रंथि आ गई। प्राथमिक जननांग वर्षण, बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि मादा के अंदर प्राथमिक जननांग क्या है, तो वहां अंडाशय होता है, इधर अपने को ध्यान रखना है। पुरुष में प्राथमिक जननांग कौन होता है, वर्षण। द्वितीयक जननांग की बात करके चले तो अधिवर्षण, शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिका और सीसन हो गया। काउपर ग्रंथि हो गई, प्रोस्टेट ग्रंथि और शुक्राशय ग्रंथि, ये तीनों ग्रंथियां मिलकर के सहायक जनन अंगों की तरह काम करती है। ठीक है भाई, सबसे पहले अपने यहां पे पढ़ना स्टार्ट करते हैं वर्षण के बारे में, टेस्टिस के बारे में। ठीक है भाई, अपन बात करते हैं सबसे पहले तो यह एक जोड़ी उपस्थित होते हैं, यह एक जोड़ी उपस्थित, एक जोड़ी उपस्थित। ठीक है, बात और कर लेते हैं भाई। वर्षण जो होते हैं यह एक थैलीनुमा संरचना में, यह थैलीनुमा संरचना में उपस्थित, और जिस थैलीनुमा संरचना में ये उपस्थित होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, उसे कहा जाता है वर्षण कोश। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, वर्षण कोश बोलेंगे। और बात कर लेते हैं, वर्षण कोश जो होता है, इस वर्षण कोश का तापमान शरीर के तापमान की तुलना में 2 से 3 डिग्री क्या होता है भाई, कम होता है। 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम, किसकी तुलना में, शरीर की तुलना में, शरीर की तुलना में। भाई आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री। शरीर का तापमान कितना होता है, शरीर का टेम्परेचर तो ये होता है भाई 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इससे कितना कम हो गया, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, कम होता है। और बात कर लेते हैं अपन, और आगे बढ़े तो वर्षण जो होते हैं, वर्षण भ्रूणीय अवस्था में, भ्रूणीय अवस्था में
उदर गुहा के अंदर उपस्थित होते हैं, उदर गुहा में उपस्थित। उदर गुहा का मतलब है कि पेट वाला जो भाग होता है उस कैविटी के अंदर ही उपस्थित होते हैं, परंतु जन्म से पूर्व वर्ण कोष में आ जाते हैं, इंगुइनल कैनाल से होते हुए वर्ण कोष में आ जाते हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों, यहां से एक अपने लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो ये बन गया कि शरीर का सबसे कम टेम्परेचर वाला जो भाग होता है वो कौन सा होता है, तो वर्ण कोष या वर्ण होते हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट और लिख लेते हैं। वर्ण जो होते हैं इनकी सबसे पहले बात कर लेते हैं लंबाई के बारे में। तो इनकी लंबाई होती है भाई 4 से 5 सेंटीमीटर, और इनकी जो चौड़ाई होती है, चौड़ाई की ओर बात कर ले तो चौड़ाई होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये डाटा भी आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे और बढ़ते हैं भाई। अब वर्ण के बारे में और जानकारी अपन प्राप्त करें तो वर्ण की संरचना, एक बार अपन बात कर लेते हैं वर्ण की संरचना के बारे में, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो सबसे पहले बात करके चले तो ये एक अंडाकार आकृति में पाए जाता है भाई। ठीक है, कैसी आकृति में है, अंडाकार आकृति में। इसके बाहर 3 लेयर पाई जाती है, 3 परतें पाई जाती है, 3 झिल्लियां पाई जाती है, और तीनों झिल्लियों से ये सुरक्षित रहता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सबसे पहले वर्ण के बारे में। तो वर्ण जो होता है ये प्यारे विद्यार्थियों पालियों में विभाजित रहता है, और इन पालियों को कहा जाता है वर्ण पालिका, वर्ण पालिका। और वर्ण पालिकाओं की संख्या होती है 250, 250। ठीक है भाई, प्रत्येक वर्ण पालिका में 2 से 3 या तो 2 होंगे या क्या होंगे 3 छोटे छोटे नलिकाएं पाई जाती हैं, और इन नलिकाओं को कहा जाता है शुक्रजनक नलिका, शुक्रजनक नलिका। बिल्कुल ध्यान से समझते रहो भाई। अब क्या हुआ कि जहां अपने को पता है कि नर शरीर के अंदर वर्ण जो होता है उसमें शुक्राणु का निर्माण होता है, तो ये जो शुक्रजनक नलिकाएं हैं, इन शुक्रजनक नलिकाओं ने क्या किया भाई, इन्होंने फॉर्मेशन किया किसका, इन्होंने शुक्राणु का निर्माण किया। और यहां से शुक्राणु जो है वो बनने के बाद में ये सभी नलियां आकर के एक जगह मिल जाती हैं, और एक जगह मिल करके ये एक जाल बनाती है। ठीक है भाई, इस जाल को कहा जाता है वर्ण जालक, वर्ण जालक। ये वर्ण जालक से पाइप निकलते हैं और इनकी संख्या होती है 10 से 12, जिन्हें कहा जाता है वास इफ्रेंसिया, वीई। ठीक है भाई, वास इफ्रेंसिया आगे आकर के ओपन होता है अधिवर्ण के अंदर। इसमें ओपन हो रहा है भाई अधिवर्ण में, तो ये होता है अधिवर्ण। ठीक है प्यारे बच्चों, इधर अधिवर्ण में अपने को 1-2 लाइनें ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज शुक्राणुओं का संग्रह, शुक्राणुओं का संग्रह कहां पे होता है, तो शुक्राणुओं का संग्रह होता है अधिवर्ण में। दूसरा और ध्यान रखना भाई, शुक्राणुओं का क्रियात्मक परिपक्वन, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। शुक्राणुओं का क्रियात्मक परिपक्वन कहां होता है, अधिवर्ण में। शुक्राणुओं का योग्यता जन कहां होते हैं, मादा योनि में, और शुक्राणुओं का क्रियात्मक परिपक्वन कहां होता है, तो यह होता है अधिवर्ण में। अधिवर्ण से आगे की ओर जो पाइप जाता है उसे अपन बोलेंगे वास डिफरेंशिया। ठीक है भाई, वास डिफरेंशिया से शुक्राणु जो होते हैं वो आगे की ओर चले जाते हैं। सबसे पहले वर्ण के बारे में समझो। वर्ण के बाहर की तरफ 3 झिल्लियां पाई जाती हैं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, ट्यूनिका वेजाइनलिस है, ट्यूनिका सबलोसा है, और ये तीनों झिल्लियां जो होती हैं ये वर्ण जो होता है उसके बाहर की तरफ लेयर बनाती है। लेकिन अपने को ध्यान रखना है कि प्रत्येक वर्ण में 250 पालियां पाई जाती है, जिनको वर्ण पालिका कहते हैं। प्रत्येक पाली में 2 से 3 शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं, और इन नलिकाओं में किसका निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण, शुक्राणुओं का निर्माण। शुक्राणु निर्माण के पश्चात ये नलियां सारी एक जगह जाती और जाकर के ये वर्ण जालक बनाती है, रेटेटेस्टिस बनाती है। रेटेटेस्टिस से ये सारा का सारा जो स्पर्म या शुक्राणु जो होते हैं ये आगे वास इफ्रेंसिया में जाएंगे। वास इफ्रेंसिया से ये जाते हैं एपिडिडाइमिस के अंदर, अधिवर्ण के अंदर, और एपिडिडाइमिस से ये आगे जाएंगे भाई वास डिफरेंसिया के अंदर। तो ये पूरा का पूरा एक सर्कल होता है वर्ण की संरचना का, जो आप लोगों को याद होना चाहिए। वर्ण जालक है, वास इफ्रेंसिया है, एपिडिडाइमिस है और वास डिफरेंसिया है। ये यहां तक आपको जानकारी पूरी होनी चाहिए भाई। ठीक है, आगे और बढ़ते हैं। अब वर्ण में कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो वर्ण में 2 प्रकार की कोशिकाएं हैं भाई। अभी अपने जो एक नलिका देखी है जिसको अपन कह रहे थे शुक्रजनक नलिका, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जिसको कहते हैं,
तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होता है वहां पे जब अपन देखते हैं भाई, तो अपने को दो कोशिकाएं नजर आती है। एक का नाम है नर जर्म कोशिका, नर जर्म कोशिका, और दूसरे का नाम है सर्टोली कोशिका। प्यारे विद्यार्थियों, यहां से भी क्वेश्चन आने की संभावना है। सर्टोली कोशिका, सबसे पहली चीज नर जर्म कोशिका क्या काम कर रही है? तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने जो बताया था ना अभी शुक्रजनक नलिका, उस शुक्रजनक नलिका, जैसे ये पाइप है अपने पास में शुक्रजनक नलिका का, इसमें एक कोशिका का नाम क्या है? नरजर्म कोशिका। ये शुक्राणुओं का निर्माण कर रही है। शुक्राणुओं का निर्माण कौन कर रही है भाई? इधर नरजर्म कोशिका के द्वारा शुक्राणु निर्माण हो रहा है। दूसरा सर्टोली कोशिका क्या काम कर रही है? तो इन्हें ये पोषण प्रदान कर रही है, इन्हें पोषण प्रदान करती है। यानी जब शुक्राणु निर्माण होता रहता है उस समय सर्टोली कोशिकाएं इन्हें पोषण प्रदान करती है, और शुक्राणु का निर्माण कौन करता है? नरजर्म कोशिका करती है। ये दोनों के दोनों पॉइंट आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अब प्यारे विद्यार्थियों, क्या होता है कि लीडिंग कोशिकाओं के बाहर, जो अपने पास में शुक्रजनक नलिकाएं थी, उनके बाहर कुछ अंतराली अवकाश रह गया। उस अंतराली अवकाश के अंदर कुछ कोशिकाएं और पाई जाती है जिनका नाम होता है लीडिंग कोशिकाएं। लीडिंग कोशिकाएं, ये सारी बात वर्षण की हो रही है भाई। लीडिंग कोशिकाएं, इन लीडिंग कोशिकाओं पर LH हार्मोन कार्य करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है कार्य करता है। LH हार्मोन, LH हार्मोन कार्य करता है, कार्य करता है। ठीक है भाई। और दूसरी चीज, ये ही लीडिंग कोशिकाएं पुरुष में टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजेंस भी से बोलते हैं, एंड्रोजेंस हार्मोन का स्त्रावण करती है। हार्मोन का स्त्रावण करती है, स्त्रावण करती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, टेस्टोस्टेरोन जो है ना, वो किसके द्वारा स्रावित हो रहा है? लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा, और ये लीडिंग कोशिकाएं वर्षण में उपस्थित है। ठीक है भाई। ये टेस्टोस्टेरोन जो होता है पुरुष गौण लैंगिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार है। गौण लैंगिक लक्षणों के हेतु, लक्षणों के लिए जिम्मेदार है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि पुरुष में जो गौण लैंगिक लक्षण होता है उनके लिए जिम्मेदार कौन है? टेस्टोस्टेरोन। तो विद्यार्थियों, ये हमने एक बेसिक सी जानकारी सबसे पहले देखी है। आगे और बढ़ते हैं। अधिवर्षण अपने देख ही लिया। ठीक है। अधिवर्षण में दो कार्य हो रहे हैं, शुक्राणु का क्रियात्मक परिपक्वन और शुक्राणु का संग्रह हो रहा है विद्यार्थियों। इसके अलावा अब आगे और बढ़ते हैं। यहां पे हमने वर्षण के अंदर जो शुक्रजनक नलिकाएं थी उनमें दो प्रकार की कोशिकाएं थी, एक नरजर्म कोशिका थी, दूसरी सर्टोली कोशिका थी। नरजर्म कोशिका जो है वो शुक्राणु का फॉर्मेशन कर रही है, शुक्राणु का निर्माण कर रही है, और सर्टोली सेल जो है वो उन्हें न्यूट्रिशन यानी पोषण प्रदान करने का कार्य कर रही है। अब आगे और बढ़े भाई। उनके बीच में कुछ स्पेस, कुछ अंतराली अवकाश आ गया, और उस स्पेस के अंदर अपने को कुछ सेल्स नजर आई जिनका नाम था लीडिंग सेल्स, लीडिंग कोशिकाएं। लीडिंग कोशिकाएं जो है उन पर LH हार्मोन कार्य करता है, और यहां से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण किया जाता है। अब आगे और बढ़ते हैं भाई। अपन बात करते हैं एक बार पुरुष बाह्य जनन अंगों के बारे में, या एक बार अपन सबसे पहले इन ग्रंथियों को देख लेते हैं। ग्रंथियां, ठीक है, जिनमें अपन ने सहायक में पढ़ा था। पहली ग्रंथि यहां पे अपने को ध्यान रखना है, प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि, तो भाई ये ग्रंथि जो होती है, ये सिसन जो भाग होता है उस सिसन भाग के ऊपर की तरफ प्रेजेंट होती है, यानी वे इंटरनली भाग है, आंतरिक भाग है, और यह वीर्य निर्माण में, यह वीर्य निर्माण में भागीदार होती है, या वीर्य निर्माण में भूमिका निभाती है, भूमिका निभाती है। ठीक है भाई। और भी बात कर लेते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में। आप लोगों को समझना होगा कि ये जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, ये सिसन जो होता है उसके ऊपर की तरफ जब अपन बात करें कि शुक्राशय जो होता है वो एक लूप बनाता है मूत्राशय के ऊपर की ओर, और विद्यार्थियों वहीं पे प्रेजेंट होती है प्रोस्टेट ग्रंथि। ये प्रोस्टेट ग्रंथि जो है सिसन के अंदर जो मूत्रवाहिनी होती है और इसके अलावा जो शुक्रवाहिनी होती है उन दोनों के बीच में प्रेजेंट है, यानी कि ये एक यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की तरह या एक पुलिसमैन की तरह भी काम कर रही है। जिस समय वीर्य का निष्कासन होगा उस समय मूत्र का निष्कासन नहीं होगा, और जिस समय मूत्र का निष्कासन होगा उस समय वीर्य का निष्कासन नहीं होगा। उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि के अंदर
त्रुटि आने की वजह से प्रोस्टेट कैंसर भी हो सकता है। इसके अलावा प्रोस्टेट ग्रंथि कई बार ऑपरेशन या शल्य क्रिया के द्वारा इसे ठीक किया जाता है। ठीक है, और आगे बढ़े भाई, दूसरी ग्रंथि होती है शुक्राशय ग्रंथि। शुक्राशय ग्रंथि, ठीक है भाई। शुक्राशय ग्रंथि की बात करके चले तो यह है वीर्य का अधिकतम भाग बनाती है। वीर्य का अधिकतम भाग बनाती है, यानी वीर्य का जो मैक्सिमम भाग बना हुआ है वो शुक्राशय ग्रंथि के द्वारा बना हुआ है। और तीसरी होती है भाई काउपर ग्रंथि। काउपर ग्रंथि, ये काउपर ग्रंथि क्या करती है कि जब नर और मादा के मध्य शारीरिक संबंध स्थापित होते हैं या संभोग या मैथुन की क्रिया होती है, तो संभोग या मैथुन के दौरान क्या होता है कि ये काउपर ग्रंथि चिपचिपे पदार्थों का स्राव करती है। मैथुन के समय चिपचिपे पदार्थों का स्राव करती है। चिपचिपे पदार्थों का स्राव करती है ताकि मैथुन के समय जनन अंगों के मध्य घर्षण उत्पन्न ना हो सके, मध्य घर्षण उत्पन्न ना हो। भाई पूरी की पूरी मैं बात करूं तो मैं आपको 12th क्लास की एनसीईआरटी को आप लोग जब खोल के देखोगे तो अपन बिल्कुल 12th क्लास की एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए चल रहे हैं भाई। ठीक है, तो शुक्राशय ग्रंथि, काउपर ग्रंथि और प्रोस्टेट ग्रंथि। अब बात करते हैं कि वीर्य क्या होता है। तो वीर्य जो होता है उसमें होता है भाई प्रोस्टेट तरल, साथ में उसमें होता है शुक्राशय तरल, साथ में उसमें होता है शुक्राणु। शुक्राणु का निर्माण कहां हुआ विद्यार्थियों? शुक्राणु का निर्माण हुआ वृषण में। शुक्राशय तरल का निर्माण किसमें हुआ? शुक्राशय के अंदर। प्रोस्टेट तरल का निर्माण किसमें हुआ? ये हुआ ये प्रोस्टेट ग्रंथि में। और इसमें नगण्य, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना, नगण्य, पूरा का पूरा नहीं है, नगण्य की बात करके चलूं तो इसमें नगण्य मात्रा में कौन होता है? काउपर स्राव। नगण्य काउपर स्राव, ये टोटल मिलाकर के सारा का सारा क्या बनता है भाई? ये सारा मिलके बना देता है, वीर्य का निर्माण करता है। अतः वीर्य की बात की जाए तो वीर्य के अंदर कुछ मात्रा में शर्करा भी पाई जाती है जिसका नाम होता है फ्रक्टोज शर्करा। ठीक है भाई, मैं आगे और बढ़ूं, ये लो भाई 1 मिनट, इसमें फ्रक्टोज शर्करा उपस्थित है। फ्रक्टोज शर्करा उपस्थित, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है भाई। दूसरा आपको ध्यान रखना है, इसमें कैल्शियम आयन भी पाया जाता है। कैल्शियम आयन उपस्थित, तो ये किसकी वजह से उपस्थित है? इन्हीं ग्रंथियों की वजह से ये भी इसमें उपस्थित होते हैं। आगे और बात करें, शुक्राणुओं को तैरने के लिए पानी चाहिए और पानी की जो भूमिका निभाता है यहां पे ये पूरा का पूरा फ्लूइड निभाता है। यहां पे जो सेमिनल फ्लूइड है ये सारा वीर्य के अंदर एक शुक्राणु को तैरने के लिए भूमिका अदा करता है विद्यार्थियों। तो ये एक अपन ने बात की सहायक ग्रंथियों की। अब बात कर लेते हैं अपने सिसन के बारे में। सिसन की बात करके चले तो सिसन जो है ये बाह्य जनन इंद्रिय है भाई, बाह्य जनन अंग है, बाह्य जनन अंग होता है। साथ ही सिसन के बारे में और बात करके चले भाई तो सिसन के अंदर स्व उत्तेजनशीलता पाई जाती है, स्व उत्तेजनशीलता पाई जाती है। यानी सिसन के अंदर, सिसन जो है वो वीर्य को मादा योनि में मुक्त करता है, मादा योनि में मुक्त करता है। अब मादा योनि में मुक्त करता है तो भाई मादा योनि के अंदर मुक्त करने से पूर्व सिसन के अंदर इरेक्शन जो है या उठान जो है वो अति महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वीर्य सेचन हेतु ये जरूरी होता है। वीर्य सेचन हेतु क्या होता है? इरेक्शन या उठान जो है वो जरूरी होता है। और ये सारा का सारी क्रिया जो होती है भाई हार्मोनल क्रिया होती है। जैसे मैं बात करूं, सबसे पहले इसमें यह होता है कि अपना हाइपोथैलेमस होता है जिसका नाम होता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि। तो सबसे पहले मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि के पास में कोई भी आवेग जाएगा, पॉजिटिव धनावेश भेजा जाएगा, धनात्मक मैसेज,
और वहां से पीयूष ग्रंथि को ऑर्डर दिए जाएंगे, जिससे पीयूष ग्रंथि जो है वो जननिक हार्मोन्स को स्त्रावण करेगी और जननिक हार्मोन्स जो है इन सभी क्रियाओं के अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो सिसन जो होता है, सिसन की और बात करके चले तो सिसन पर एक त्वचा का वलन पाया जाता है या त्वचा पाई जाती है, त्वचा की परत उपस्थित होती है जिसे फोर स्किन कहा जाता है। ठीक है भाई। सिसन का अंतिम जो मुंड होता है, अंतिम भाग, उसे कहा जाता है ग्लांस मुंड, ग्लांस मुंड। तो ये सिसन के बारे में बेसिक सी जानकारी हो गई। सिसन जो होता है यह मूत्र तथा वीर्य का निष्कासन करता है, वीर्य का निष्कासन करता है। ठीक है भाई। तो मूत्र और वीर्य दोनों का निष्कासन किसके द्वारा किया जाता है? सिसन के द्वारा किया जाता है। चलो भाई आगे और बढ़ते। अब एक बार अपन बात कर लेते हैं शुक्राणु के बारे में कि शुक्राणु क्या है। अपन बार बार शुक्राणु के बारे में देख रहे हैं। तो शुक्राणु जो होता है यह एक मछली के समान तैरती हुई संरचना होती है भाई। ठीक है। इसका जो अंतिम भाग होता है जिसको हेड कहा जाता है, सिर कहा जाता है, ये सिर वाला भाग जो होता है, इस सिर वाले भाग के अंदर विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है कि इसमें गोल्जी काय भी पाया जाता है, इसमें लाइसोसोम भी पाया जाता है और इसको कहते हैं सिर वाला भाग, हेड। ठीक है भाई। इसकी बात करके चले तो इसमें लाइसोसोम उपस्थित। ठीक है। इसमें गोल्जी बॉडीज, इधर लिख लेते हैं भाई, गोल्जी काय उपस्थित और इसमें पाया जाता है एक्रोसोम, एक्रोसोम उपस्थित। इसका जो बीच वाला भाग होता है विद्यार्थियों, इस बीच वाले भाग के अंदर पाया जाता है मध्य भाग और इसमें पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। मध्य भाग, इसमें प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस। इसे क्या बोलेंगे? पावर हाउस बोलेंगे, क्योंकि यहां से शक्ति जनरेट हो रही है। यह है इसका पूंछ वाला भाग और पूंछ किस में हेल्प करती है? गति में सहायक, गति में सहायक होती है। ये गति कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आगे और बात करें भाई, वीर्य मुक्त किया जाता है तो उसमें मिलियंस की संख्या में शुक्राणु होते हैं। भाई मिलियंस की संख्या में शुक्राणु है, तो मिलियंस में जो शुक्राणु होते हैं, उन मिलियन शुक्राणुओं की बात की जाए तो उनमें से लगभग ये मान के चलो कि 60% जो शुक्राणु होते हैं वो गतिशील होते हैं। ठीक है भाई। और यहां पे लगभग 40% क्या होते हैं? अगतिशील होते हैं। तो ये मादा वेजाइना जो होती है, फीमेल वेजाइना के अंदर ही गति नहीं कर पाते, तो ये आगे की ओर ग्रोथ भी नहीं कर पाएंगे। ये 60% जो है ना, ये ही गतिशील होते हैं और ये निषेचित अंडे की ओर, अनिषेचित अंडे की ओर आगे बढ़ते हैं अंडे को निषेचित करने हेतु। ये शुक्राणु की एक आपको संरचना ध्यान रखनी है, जिसमें इसके बारे में आपको बेसिक सी जानकारी तो नॉलेज होना ही चाहिए भाई। ठीक है। आगे और बढ़े। अब अपन बात करते हैं मादा जनन तंत्र के बारे में, मादा जनन तंत्र के बारे में। ठीक है विद्यार्थियों, पहला वीडियो जो है ना उसको आप लोग एक बार जरूर देखना। उस वीडियो में अपने किशोर अवस्था तक करवा रखा है। अगर सेशन अच्छा लगे तो इसको शेयर जरूर किया करो। आप लोगों को शेयर करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और आप लोगों के लिए और एनर्जी और उत्साह के साथ में और भी अच्छा कंटेंट लेकर के आएंगे। प्यारे विद्यार्थियों जुड़े रहो आप सभी। मैं ये आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि आपकी रीट के एग्जाम से पूर्व आपका कंप्लीट सिलेबस जो है ना मैं फिर आपको बिल्कुल यूट्यूब पर करवाऊंगा। और प्यारे विद्यार्थियों ये कंटेंट जो है ना, ये मैं ऐसे नहीं लेकर के आ रहा हूं, पूर्णतः एनसीईआरटी जो है ना उसका समावेश आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं। तो इतना कुछ तो आपका बनता ही है भाई। अगर ट्रस्ट नहीं हो तो आप 12th क्लास के एनसीईआरटी खोल के देखो भाई। मुझे लगता है 12th से आगे तो क्या ही एनसीईआरटी आएंगे आपके, तो 12th क्लास के एनसीईआरटी खोल के देखोगे तो आपको वहां पता चलेगा। अब यहां पे भी अपन बात कर लेते हैं प्राथमिक जनन अंग, प्राथमिक जनन अंग, द्वितीयक जनन अंग, द्वितीयक जनन अंग। ठीक है भाई। अपन ज्यादा लंबी क्लास से नहीं लेंगे ताकि अपन एक बार इस कंटेंट को पूरा कर सके। ठीक है। तीसरी अपन बात कर लेते हैं सहायक,
जनन ग्रंथि। प्राथमिक जनन ग्रंथि में आपको ध्यान रखना है भाई अंडाशय, ओवेरी, ठीक है। द्वितीयक में आपको ध्यान रखना है अंडवाहिनी, अंडवाहिनी हो गया। इसके अलावा गर्भाशय, यूट्रस, गिरवा और योनि, ये सभी नाम जो है आपको ध्यान रखने हैं भाई, ये सारे के सारे द्वितीयक जनन अंगों के अंदर शामिल होते हैं। सहायक में एक ग्रंथि आपको ध्यान रखना है बल्बो यूरिथ्रियल ग्रंथि। बल्बो यूरिथ्रियल ग्रंथि जो होती है ये सहायक जनन ग्रंथि होती है। तो प्राथमिक जनन अंग कौन है भाई? अंडाशय, ओवेरी होते हैं। द्वितीयक जनन अंगों की बात करके चले तो फेलोपियन ट्यूब है, यूट्रस है, गिरवा है और वेजाइना यानी नेक और वेजाइना, ये सारे के सारे पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आंतरिक जनन अंग है विद्यार्थियों। इंटरनली जो भी ऑर्गन्स है उन सबकी अपन ने चर्चा कर ली। अब इसके अंदर सबसे पहले अपन लेते हैं भाई डायग्राम के द्वारा इनको समझते हैं। ठीक है भाई, एक बार अपन इसकी चर्चा कर लेते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर मादा जनन तंत्र की जो स्ट्रक्चर होती है, इसमें सबसे पहले एक जोड़ी होता है यहां पे अंडाशय, इसको कहा जाता है अंडाशय। और अंडाशय एक जोड़ी उपस्थित होता है विद्यार्थियों, एक लेफ्ट की तरफ और एक राइट की तरफ। ये जो पाइपाकार संरचना है, इस पाइपाकार संरचना को बोला जाता है अंडवाहिनी। ये बीचों बीच वाला जो भाग है इसे बोला जाता है गर्भाशय। ठीक है भाई, और गर्भाशय की बात करके चले आगे बात करें तो इसमें होता है गिरवा और योनि। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के एक इंटरनली संरचनाएं होगी। अपने एक बार गर्भाशय की ओर बात कर लेते हैं तो गर्भाशय के अंदर 3 परतें पाई जाती हैं भाई, एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। एक बार इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं, बाकी कल पढ़ेंगे भाई। एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। ये गर्भाशय की 3 परतें होती हैं। अंडवाहिनी के 3 भाग हैं। इस भाग को बोला जाता है इस्तमस, इस भाग को बोला जाता है एम्पुला, जिसे हिंदी में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है तुम्बिका, और इस भाग को बोला जाता है फिम्बरी। फिम्बरी ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की आंतरिक संरचनाएं हैं विद्यार्थियों, और इन्हीं सभी संरचनाओं को अपने को विस्तार पूर्वक पढ़ना है नेक्स्ट क्लास में। आप सभी से निवेदन यही है कि क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, और अगर नोट्स की पीडीएफ आप लोग पाना चाहते हो तो मान एजुकेशन आप ऐप डाउनलोड कर लो। साथ ही आप मान एजुकेशन टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही टेलीग्राम पे आप साइंस दरबार भी सब्सक्राइब कर लो और उसको ज्वाइन कर लो, ताकि वहां से आपको विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन जो है, एमसीक्यू जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को मिलते रहे विद्यार्थियों। तैयारी से पूर्व अपन सभी अपने मापदंडों के आधार पे, सभी रणनीतियों के आधार पे अपनी तैयारी को और बेहतरीन करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत सभी को।